डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी को सर मंच पे बुलाना चाहेंगे सर, और आपकी बात रखवाना चाहेंगे सर। 8 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में आपसे हम पूछना चाहेंगे। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी मंच पे आए सर, एक सेशन आपके साथ हम शुरुआत करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी। सर, बहुत लंबे समय के बाद आपसे मौका मिल रहा है सर। आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति में, हम लोग ने जब शुरुआत की थी अपनी पत्रकारिता की, तब आप सर वहां से हरदोई से विधायक हुआ करते थे, फिर आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे। आपका बहुत बढ़िया एक हमने कार्यकाल देखा, और आप उस दल में भी रह करके आपने अपने आप को बड़ा व्यवस्थित बना। आप समाजवादी पार्टी में इतने वरिष्ठ पदों पर रहे, लेकिन सर 8 साल बेमिसाल, और आपके अपने खुद के मुझे लगता है कि 5 या 6 साल होने जा रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में और मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि आप राज्यसभा सदस्य हैं तो मुझे लगा आपको अवसर कई बार मिला होगा जो है। और इस पार्टी के अंदर क्या डिफरेंस देखते हैं सर आप, जो दूसरे दलों में आपको नजर नहीं आता सर? ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे सर आपसे। देखिए, ये स्वाभाविक रूप से जो 8 वर्ष है देश की राजनीति में एक बड़े बदलावकारी वर्ष रहे हैं। आज़ादी के बाद इन 75 वर्षों में अगर 8 वर्ष के कार्यकाल को देखें किसी भी क्षेत्र में, तो आपको लगेगा कि इन 8 वर्षों में जो देश की सेवा हुई है वो बेमिसाल है। मोदी जी ने जिस तरह से देश के सर्वांगीण विकास के लिए, देश के जन सामान्य के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाकर, और जिस तरह से उन्होंने अपने संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम किया है, उन योजनाओं को जन जन तक सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया है, वो मैं समझता हूं आज़ादी के बाद पहली बार सामान्य जन ने अनुभव किया कि आज हम देश में हमारी सरकार है जो हमारी चिंता करती है और हमारे कल्याण के लिए काम करती है। अगर आप देखें इन वर्षों में जो योजनाएं चली लोक कल्याण की, उन योजनाओं में दृष्टि थी समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के ऊपर कि उसके जीवन में कैसे खुशहाली लाई जा सकती है। अगर उन योजनाओं को, आज वो योजनाएं जन जन से जुड़ी हैं और उन योजनाओं का 100% लाभ सीधे उस व्यक्ति को मिले जिसके लिए वो योजना बनाई गई है, उसको क्रियान्वित करके दिखाने का काम मोदी जी ने किया है। एक सरकारें वो थी जहाँ कहती थी कि 1 रुपया हम दिल्ली से भेजते हैं, 15 पैसे ही लाभार्थी तक पहुँचता है, और ये माननीय मोदी जी की सरकार थी जहाँ 1 रुपया भेजा गया, पूरा 1 रुपया लाभार्थी के पास पहुंचा और उससे वो लाभान्वित हुआ। तो अपने में ये अगर एक चीज नहीं, हर क्षेत्र में अगर आप देखें, आज उज्ज्वला गैस, गांव की गरीब महिला कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कि मेरी झोपड़ी में भी गैस चलेगी, गैस का कनेक्शन मिलेगा। आज उसको निःशुल्क गैस का कनेक्शन मिला। आज जो आयुष्मान योजना की गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक और प्रतिवर्ष, और थोड़े दो नहीं 50 करोड़ लोग सीधे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। क्या गरीब का बेचारा 1-2 बीघा खेत का मालिक अपना खेत बेच लेता था, तब भी कैंसर का, हृदय का, लीवर का इलाज नहीं करा पाता था। लेकिन आज उन गंभीर रोगों के लिए उसे किसी महाजन के पास उधार लेने जाना नहीं पड़ता, खेत बेचना नहीं पड़ता है। आयुष्मान योजना का लाभ सीधे उस व्यक्ति को मिल रहा है। ये मोदी जी की ही सोच थी। इस तरीके से अगर आप देखें विभिन्न योजनाओं से जन सामान्य जो लड़का पढ़ के निकलता था, केवल नौकरी की तलाश में रहता था, आज मुद्रा योजना के अंतर्गत अगर उसमें कैपेबिलिटी है, अगर उसमें कुछ करने की ललक है, तो उसको बैंक से ऋण मिल जाता है बहुत आसानी से, और वो अपना स्वावलंबी ढंग से अपने कार्य को आगे बढ़ाने का काम करता है। किसानों की समस्याएं हुआ करती थी, उनका समाधान जिस तरीके से किया, इन 8 वर्षों में कितनी बार जो MSP है किसान की फसलों का, कितनी बार उसे बढ़ाने का काम किया, और आज धीरे धीरे खेती को लाभकारी बनाने का काम इस सरकार में हुआ। किसान सम्मान निधि देकर जब किसान को खेत में जरूरत होती थी आर्थिक सहयोग की, तो किसान सम्मान निधि उसके खाते में पहुंची। तो इस तरह से हर क्षेत्र में अगर आप देखें, चाहे महिलाओं का हो, चाहे युवाओं का हो, विद्यार्थियों का हो, नई शिक्षा नीति लेकर के मोदी जी आए। हम इतने वर्षों से देश में वही शिक्षा नीति जो अंग्रेजों के जमाने की शिक्षा प्रणाली थी, उसी को भारतीय सोच, भारतीय परिवेश के अनुरूप शिक्षा हो, उसमें नई शिक्षा नीति देश के तमाम शैक्षिक विद्वानों के द्वारा बहुत चर्चा और गहन चिंतन के बाद नई शिक्षा नीति बनी, और आज वो शिक्षा नीति लागू करने का काम किया जा रहा है। सामरिक दृष्टि से देखें, हमारा इतना विशाल देश, जिसके पड़ोसी देश हमेशा हमारे लिए खतरा बने रहते हैं, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान, लेकिन इन पिछले 20 वर्षों में अगर मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्ष निकाल दें, उसके पिछले 20 वर्षों में सेना के लिए कोई खरीद नहीं हुई। क्या सैनिक केवल डंडे से लड़ेगा इन दुश्मनों से?
न तो उसके पास कोई एयरक्राफ्ट खरीदे गए, लड़ाकू एयरक्राफ्ट खरीदे गए, न एंटीशिप मिसाइल्स खरीदी गई, न उसके लिए तमाम जो बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर के तमाम आधुनिक हथियार, कोई चीज उसके पास, न उसकी दिशा में कोई देश के अंदर उनके निर्माण की कार्रवाई हुई, न बाहर से आयात किया गया। मोदी जी के आने के बाद एक एक सामरिक दृष्टि से देश को कैसे समृद्ध बनाया जाए, प्रतिवर्ष सेना के बजट को बढ़ा करके हर दृष्टि से देश को मजबूत करने का काम आप देखें। राफेल, कितने सालों के बाद देश के अंदर राफेल लड़ाकू विमान आए, तमाम हाय तौबा मचा, लेकिन बेबाकी के साथ जो काम देश हित में था उसे किया गया। आज देश के अंतर्गत हमारी समझ में इतने बड़े पैमाने पर जो लड़ाकू विमानों को बनाने का काम, तेजस विमान हो या दूसरे हेलीकॉप्टर हो, इन सारी चीजों को देश के अंदर ही बनाने का काम बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। और मैं समझता हूं देश हर क्षेत्र में स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये मोदी जी की ही देन थी। आज जिन चीजों को लेकर के कभी हम सोचा करते थे, उन चीजों को इन 8 वर्षों में साकार करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पिछले 75 वर्षों की तमाम सरकारों के कार्यकाल की तुलना करेंगे तो ये 8 वर्ष आपको, कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा आलोचक हो, उन्हें जब इन सारी चीजों का विवेचन करेगा तो उसे लगेगा कि 8 वर्ष ये सच्चे अर्थों में बेमिसाल है। और ईश्वर से तो मेरी यही प्रार्थना है, ये समय और लंबा हो ताकि देश हमारा समृद्ध हो सके और हम देश को और गौरवशाली बना सके और ये देश आगे जा सके। एक बड़ी बात आपने कही सर, और मैं वापस अपने जो गेस्ट हैं उनके साथ में सेशन में जरूर जाऊं, क्योंकि सवाल जवाब जो है आपने जो बात रखी वो तो सरकार के पक्ष की रखी, लेकिन अब कुछ सवाल मैं अपने आए हुए गेस्ट से भी लूंगा और जो लगातार यहाँ मौजूद हैं। गुरुजी आपसे भी हम सीधे सेशन करेंगे, लेकिन अशोक वाजपेयी जी ने भी कुछ बात कही अपनी। आपने भी बात बहुत अच्छी कही, खासतौर से बहुत अहम मुद्दे को आपने उठाया। वाजपेयी से अगर आप कुछ कहना चाहें आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। देखिए, वाजपेयी जी से मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, चूँकि मैं एक धर्माचार्य हूँ तो धर्म के बारे में ही पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग को क्षति पहुँचाया गया, ठीक उसी प्रकार जो है हमारे मथुरा में भी आंतरिक रूप से क्षति पहुँचाने की कोशिश किया जा सकता है। इसलिए ज़रूरत है आज वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे मस्जिद के अंदर भी लगाने का, ताकि जो हमारे साक्ष्य थे उस साक्ष्य को लोग नहीं मिटा सके। इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? सर आप मैं आदरणीय तिवारी जी से कहना चाहूंगा, जिन दोनों मामलों का जिक्र आपने किया है, ये दोनों प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं और न्यायालय इन पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है। देश की जनभावना से भी परिचित है और जो देश की परिस्थितियां उनसे भी, लेकिन जो निर्णय न्यायालय के पास विचाराधीन है उस पर न्यायालय का निर्णय आने दीजिए। प्रतीक्षा करिए। भारत की न्यायपालिका बहुत ही समृद्ध है और बड़े बड़े फैसले भारत के न्यायपालिका ने किए, इसमें भी सही न्याय होगा। सर, न्यायपालिका की बात कही तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, मैं वापस न्यायपालिका के एक रक्षक के पास में जाऊंगा। सर बैठ के साहब आप सवाल। न्यायपालिका के एक रक्षक के पास में हूं और बात अपनी, क्योंकि इन्होंने बात रखी कि न्यायपालिका में बहुत सारे मुद्दे हैं सर, तो ये बात भी सच है कि न्यायपालिका के माध्यम से होगा, तो उसमें सरकार की क्या कमी है? इसमें तो सरकार की कोई गलती नहीं है। न्यायपालिका पर अगर उसको उनके पक्ष में फैसला सुनाती तो कोई क्या कर सकता? तब राम मेला लगाते थे, शायद आपको याद होगा। मुझे अच्छी तरह से याद, रामायण मेला करते थे। एक सेकंड, राम मेला लगता था, हम लोग राम मेले में जाते थे। जिस तुलसीदास की आप बात करते हैं, उसी तुलसीदास ने अपने नारी के बारे में कहा, उसी तुलसीदास ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो मेरा ये है कि पढ़ा लिखा समाज आज तुलसीदास की उन बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। नारी के अपमान सहन करने के लिए हम तैयार नहीं है। राम आदर्श हैं, इस देश से जब तक रहेगा इस देश के आदर्श रहेंगे राम, लेकिन उस राम को इतना छोटा मत करिए कि उस लाख लोगों के नाम पे आप, बहुत उम्र मुझसे भी ज्यादा है आपकी, पहले गांव में लोग 10 लोग इकट्ठा होते थे, हिंदू जाता था या मुसलमान जाता था, सब राम राम कहकर निकलता था। आज राम राम को आप एक चिढ़ की स्थिति मत बनाइए। वाजपेयी जी, आप राम विरोधी है, इसलिए आप राम विरोधी बात कर रहे हैं। मुझे आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आप समाजवादी पार्टी के पक्षधर हैं। समाजवादी पार्टी राम विरोधी है। समाजवादी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने
राम सेवकों के ऊपर गोली चलवाई। इस देश का दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी को ढो रहा है लोग। माननीय वाजपेयी जी पिछले 40 साल समाजवादी रहे हैं, इनकी विचारधारा समाजवादी रही है। जहां तक मेरे बारे में मैं आपसे सर्टिफिकेट रहे होंगे समाजवादी पार्टी के, उससे मतलब नहीं है। स्वामी जी, दयानंद नगर में गाजियाबाद में विशाल मंदिर है और उस मंदिर की कीमत होगी आज की तारीख में करीब 4 करोड़ से ज्यादा। आज वही मुसलमान लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बावजूद भी आज मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो हमारे पक्ष में मंदिर मिला है। की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आप राम के ठेकेदार मत बनिए। नहीं है, हम ठेकेदार हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ठेकेदार हैं राम के, हम सनातनी हैं, हम संत हैं, हम ठेकेदार हैं। ठेका आपको नहीं है, आप झूठ बोलने का ठेका लीजिए। आप वकील हैं, झूठ को सच और सच को झूठ बनाइए। हम ठेकेदार हैं, हम धार्मिक धर्मगुरु हैं, हम राम के ठेकेदार हैं, हम कृष्ण के ठेकेदार हैं, हम भगवान शिव के ठेकेदार हैं। जितने धर्मगुरु हैं हिंदुस्तान में 70% जेलों में आसाराम जैसे और जितने वकील हैं सब झूठ झाट का काम करते हैं। वकील तो करते ही हैं। जब न्याय की जरूरत होती है तो वकील की जरूरत पड़ती है, जब न्याय की जरूरत होती है तो न्यायालय की जरूरत पड़ती है, जब न्याय की जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ही राम का मंदिर स्वामी जी बनाने के आदेश दिए हैं, वो आपके आदेश से नहीं बना है। सर मुझे लगता है कि अशोक वाजपेयी साहब, क्योंकि धर्माचार्य साहब ने बहुत अच्छी बात अपनी रखी, क्योंकि वो धर्म की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे वकील साहब भी हैं, वो अपनी वकालत की बात करते हैं और खासतौर से सामाजिकता की बात करते हैं। क्योंकि ये बात तो सत्य है सर, जब सरकार भी किसी के पीछे पड़ती है और जब पुलिस पीछे पड़ती है, तो जब सरकार अपने हाथ पीछे खींच लेती है तो उसको बेल लेने के लिए वकील के पास ही आना पड़ता है। तो वकालत की भी अपनी अलग भूमिका है, धर्माचार्य जी की भी अपनी अलग भूमिका है। मैं चाहूंगा कि आप किस प्रकार से इन बातों का आप सर उत्तर देना चाहते हैं, या नहीं भी देना चाहते तो जरूर बताएं। देखिए, ये समाज जो है एक नहीं अनेक रूपों से मिलकर के समाज बनता है। हर वर्ग की समाज उपयोगिता है। शिक्षक की भी उपयोगिता है, एक इंजीनियर की भी उपयोगिता है, एक छोटा काम करने वाले की भी, एक मजदूर जो ये तमाम बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाता है उसकी भी उपयोगिता है, अधिवक्ता की भी उपयोगिता है, डॉक्टर की भी उपयोगिता है। ये समाज तमाम सर्वग्राही है और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग मिलकर के, और यही हमारा सामाजिक ढांचा पहले था, जिसको वर्ण और जाति में परिवर्तित करके आज जो आलोचना तथा कथित कुछ प्रगतिशील लोग करते हैं, लेकिन उस समय काम के आधार पर समाज के वर्ण बांटे गए थे, उस हिसाब से समाज का कार्य चलता था। आज भी वही स्थिति है कि अलग अलग समाज के वकील, हमारे तमाम न्यायिक मामलों में वकील के बिना काम नहीं चलता है। जब कोई बीमार होता है, बिना चिकित्सक और अस्पताल के बिना काम नहीं चलता। जब कुछ निर्माण कराना होता है तो इंजीनियर और बिना उसके सहयोगियों के काम नहीं चलता है। जब कोई अनुसंधान होता है तो टेक्नोक्रेट्स की जरूरत होती। तो सब तरह के लोगों को, जब हमें शिक्षा के विस्तार की जरूरत होती है तो हमें शिक्षकों की जरूरत होती। तो ये सारी चीजें, यहाँ आध्यात्मिक गुरुओं की भी जरूरत है, अधिवक्ताओं की भी जरूरत है और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की जरूरत। इसमें इसको लेकर कोई विरोधाभास नहीं है। ये सब जीवन के लिए और समाज के लिए अपरिहार्य हैं। इन सबके अपने तर्क हो सकते हैं, अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हमारा जो भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, इन सारी तमाम बहुआयामी चरित्र का देश है। यहाँ पर अलग अलग भाषा, अलग अलग भूषा, अलग अलग सोच, अलग अलग दर्शन, सब, और सबके अनेकता में एकता, यही भारतवर्ष की विशेषता है। और उसी को हम जो यहाँ पर लेकर के चलते, यही हमारे देश का आभूषण, दुनिया इससे में हम गर्व करते हैं। वो एक अलग जगह चीज है। लेकिन जहां तक आध्यात्मिक, हमारा देश एक आध्यात्मिक आस्थाओं में विश्वास करता है और ये हमारी आज से नहीं, हजारों वर्ष की हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म हजारों वर्ष पुराना है और जिसमें हम सबको आस्था है, गर्व का हम अनुभव करते हैं। उसमें हमें कोई संकोच नहीं। दुनिया में चाहे हम अमेरिका जाए, चाहे लंदन जाए, हमको राम में हमारे आदर्श हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये कहने में हमको कोई संकोच नहीं। लेकिन बुद्ध भी हम महापुरुष हैं। भगवान बुद्ध के प्रति भी ये देश हमेशा कृतज्ञ है। तो उन्होंने जो समता मूलक समाज की बात कही है, वो भी अपने में एक संदेश है दुनिया के लिए, तो उससे भी हमें कोई परहेज नहीं। और गांधी तो इस देश की आजादी के नायक थे, उनको हमने राष्ट्रपिता का गौरव दिया है। तो ये महापुरुषों के बीच में किसी तरीके का भ्रम पैदा करना या उनकी तुलना करना, ये बहुत अनुचित होता है। ये तीनों नाम जो हैं हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवशाली हैं।
और इस देश का जो बच्चा बच्चा इन तीनों नामों के प्रति नतमस्तक और सम्मान करता है, चाहे गांधी हो, चाहे बौद्ध जी हो, चाहे भगवान राम हो, तो इन सारे नहीं जितने भी महापुरुष हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे महान काम किए हैं जिनके कारण हजारों वर्ष बाद भी आज भी स्तुत्य हैं, पूज्य हैं, और आज भी उनके प्रति लोग नतमस्तक हैं। तमाम सारी आलोचनाओं के बाद तमाम आलोचक, तमाम धर्म आए, तमाम लोगों ने मिटाना चाहा, लेकिन उसके बाद भी आज भी सनातन धर्म, उसके आस्थावान लोग आज भी मौजूद हैं। उसको कारण है कि उनकी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज होगी है जो नहीं है। वो शायर ने कहा है कि मिटती नहीं हमारी, कोई चीज ऐसी है जिसके कारण हमारा धर्म और हमारी आस्था और हमारा चिंतन मिटता नहीं है। तमाम सारे हमले हुए, तमाम आक्रांता आए, देश को लूटा, बर्बाद किया, हमारे मंदिर, हमारे धार्मिक स्थल, हमारी लाइब्रेरी, नालंदा जैसा पुस्तकालय, दुनिया का सबसे ज्यादा समृद्ध पुस्तकालय, उसको विश्वविद्यालय को बर्बाद करके चले गए, लेकिन उसके बाद भी हमारा देश जीवित। तो वो सारी चीजें तभी तो है ना, कुछ ऐसा है हमारे दर्शन में, हमारी सोच में, हमारे आध्यात्म में, हमारी भारतीयता में, जो इन तमाम झंझावातों के बाद भी हमारे देश को अक्षुण्ण बनाए रखा है। और जहां तक 8 वर्ष बेमिसाल के, मैं हर दृष्टि से कह सकता हूं, और इसको मैं इस पर किसी भी बड़े व्यक्ति से इस पर चर्चा कर सकता हूं, इन 8 वर्षों में जो काम हुआ है, आलोचना हो सकती है, आलोचना हमेशा राजनीतिक कामों की आलोचना होती है, क्योंकि हम अगर आलोचना नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे की विचारधारा की आलोचना करते हैं, व्यक्तियों की आलोचना करते हैं, वो अपना हमारा कर्तव्य है। लेकिन अगर हम सच्चे मन से सोचें तो ये 8 वर्ष वास्तव में भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय दर्शन के लिए, भारतवर्ष के विकास के लिए बहुत अमूल्य वर्ष हैं। और मैं तो कहूंगा, अगर इनको कहीं छोटे शब्दों में कहना हो तो ये स्वर्णिम काल होगा। इन 8 वर्षों में देश ने जो प्रगति की है, जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अगर इस तरीके से हमको 8-10 साल और ईश्वर ने हमके ऊपर कृपा की, तो देश दूर नहीं, जब देश दुनिया के सबसे समृद्धशाली देशों में एक होगा और भारत फिर अपने उसी चरमोत्कर्ष पर विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त कर सके। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, मैं 1-2 उद्यमियों के साथ में यहाँ पे उनसे सवाल लेना चाहूंगा। सचिन गोयल जी, मोदी सरकार से पहले आपने बहुत पैसे कमाए थे और अब भी आप पैसे कमा रहे हैं, तो 8 वर्ष बेमिसाल की बात अगर यहाँ पे माननीय सांसद जी रख रहे हैं, तो उतने पैसे कमा पा रहे हैं या कुछ कम हो गए? नहीं सर, सच सच बताइए, वैसे इनकम टैक्स का कोई आदमी नहीं है। कमा पा रहे हैं सर। तो 8 साल आप बेमिसाल मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, वो तो सामने आप कह रहे हैं मानते हैं, वो देख करके, वैसे बताइए कैसे मानते हैं? नहीं, 100% मानते हैं सर। अब पहले सेल टैक्स था, अब GST आ गया है, मतलब अकाउंट्स आसान हो गया है। ये अकाउंट्स की सारी चीज़ें हैं जो पहले बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती थी, अब सब एक ही प्लेटफॉर्म में हो जाती हैं। तो मतलब मोदी जी के आने से खुश हैं सर सभी। तो मोदी जी के आने के बाद खुश, यानी वाजपेयी जी की बात से वो आप बात अपनी रखते हैं। हमारे साथ एक यहाँ CA मौजूद हैं, जिनके पास सभी लोगों के खाते रहते हैं, सब कुछ जो है। ये बताइए कि आपका क्या काम बढ़ गया मोदी सरकार के बाद से? क्योंकि पहले लोग तो शायद हमारे ख्याल से चोरी करते थे, अब GST जैसे इन्होंने बात की, सेल्स टैक्स की बात की, तो एज अ CA आपका क्या, आपको भी 8 साल में बेमिसाल हो गए आप? पहले से इजी हो गया है, जो अकाउंट्स वगैरह है काफ़ी इजी हो गया है, रिटर्न्स वगैरह काफ़ी इजी हो गई है, हमारे लिए काफ़ी अच्छा हुआ है जब से मोदी जी आए हैं, और GST जब से आया है बहुत अच्छा हो गया है सर। तो आप देख सकते हैं कि लोग खुश हैं, तमाम लोग हैं। देखिए, हमारे पास आलोचक भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत शुभचिंतक भी मौजूद हैं। हम एक आखिरी सवाल और लेंगे, खासतौर से संजीत झा जी हैं, ये भी एक व्यापारी हैं और आमतौर से मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग आपसे कुछ ले लेंगे। लेकिन वाजपेयी जी हैं, सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, 8 साल बेमिसाल हैं। आपको लगता है कि 8 साल सच में बेमिसाल है, या आपको लगता है कि हमने टैगलाइन इसने जो लगाई हमने वो कितनी सत्य है, और आप इसको कितना ज्यादा आप इसको सत्य मानते हैं, और आप वाजपेयी जी की बात पे कितना विश्वास करते हैं? नहीं, 8 साल तो बिल्कुल बेमिसाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मोदी जी के रहते सर एक जनसंख्या नियंत्रण पे कानून अगर आ जाता तो जो हमारी समस्या है मेरे हिसाब से बहुत हद तक सही हो जाती, और आगे कोई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा हम लोगों के शंका है, क्योंकि अभी जो कर पा रहे हैं वो एक माइलस्टोन काम कर पा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, अगर ये चीज़ अगर पहुंच पाए तो उन्हीं के रहते संभव है, और ये देश की, हम लोग जहां तक सोचते हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सर, इस पे आप कुछ कहना चाहें? जनसंख्या नीति को लेकर के इनका सवाल था सर। नहीं, बड़ा मौलिक सवाल आपने उठाया है और बड़ा देश के लिए बहुत जरूरी है और बहुत सामयिक है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का प्रश्न है। क्योंकि जिस तेजी के साथ हमारी आबादी बढ़ रही है, हम जितना भी विकास तेजी के साथ कर रहे हैं,
उससे ज्यादा हमारी जनसंख्या उसकी तेजी से बढ़ रही तो अभाव का अभाव बना रहता है। और अगर हम देश को मजबूत और समृद्धशाली बनाना चाहते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, उसको लोग बजाय राष्ट्र हित के लोग व्यक्तिगत और राजनीतिक दृष्टि से ही देखने लगते हैं, केवल एक राजनीतिक चश्मा लगा करके हर अच्छी चीज की आलोचना करने के लिए तत्पर हो जाया करते। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप जैसे प्रबुद्ध लोग इसके लिए एक सामाजिक वातावरण बने, जन चेतना बने, केवल कानून बनाने से नहीं, और कानून बना करके सरकार को, सारे विपक्ष को एक और मौका मिलेगा कि सरकार को जबरदस्ती घेरने का, क्योंकि आज तक उन लोगों ने कुछ किया नहीं। लेकिन ये आपकी जो इच्छा शक्ति है कि मोदी है तो मुमकिन है कि मोदी जी के ही कार्यकाल में संभव हो सकता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन देश की बड़ी आवश्यकता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आए और इसके ऊपर गंभीरता से विचार हो, क्योंकि अगर देश की जनसंख्या के ऊपर हम अंकुश नहीं लगाएं, बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश नहीं लगेगा तो हम दुनिया के तमाम विकसित देशों, समृद्धशाली देशों के मुकाबला करने में हमको कठिनाई होगी। पर इस दिशा में निश्चित रूप से विचिंतन करने की आवश्यकता है, समाज को भी और जो लोग सामाजिक जीवन में है, राजनीति में, उन सबको इस पर सामूहिक चिंतन करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है। सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। धन्यवाद आपका जो आपने बुलाया इस कार्यक्रम में। सर यहाँ पे अभी हम लोगों ने सबने देखा कि काफी बहस हो गई धर्म को लेके। हम लोग बात करने आए यहाँ पे 8 साल मोदी सरकार का क्या कार्यकाल हुआ है उस पर, कि इस कार्यकाल में क्या उपलब्धियां रही, क्या चीज अचीवमेंट्स हुई। तो धर्म पे ना जाके मैं इस पर ही मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, क्या लगता है आपको, क्या सबसे अच्छी अचीवमेंट्स हुई है जिसको हम गिनवा भी सकते हैं और बता भी सकते हैं उन लोगों को भी जो इसे धर्म के एंगल से देखते हैं और उन लोगों को भी जो इसे धर्म के एंगल से नहीं देखते। नहीं, धर्म को क्या मानती, धारित इत धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। समझे, जो देश के लिए अपरिहार्य है, उपयोगी है, वही धर्म है। धर्म कोई अलग चीज थोड़ी, इसको धर्म नाम से लोग समझने लगते, बड़ा सांप्रदायिक हो ये चीजें। धर्म तो वही जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, जो सही रास्ता है जीवन का वही धर्म है, जो चीजें हमेशा सही मार्ग पर ले जाती वही धर्म है, जो हमारे महापुरुषों ने रास्ता बताया है समाज को चलने का, सामाजिक चिंतन का, वही धर्म है। धर्म कोई अलग से ऐसी चीज नहीं है। और धर्म को लेकर के जो लोग जबरदस्ती वितंडावाद खड़ा करते हैं वो धर्म को समझते नहीं है। धर्म के नाम पर केवल पाखंड और धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता की बात करते हैं। जहां तक सवाल 8 वर्ष बेमिसाल के आपने कहे, 8 वर्ष की सूची में तो मैं बताऊंगा तो आज इस सेशन में अकेले मैं ही बोलूंगा, बाकी वक्ता रह जाएंगे। तो इतना काम हुआ है जिसके लिए हम बेमिसाल कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इतने बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज देश में बनाए गए। और आज मोदी जी का जो लक्ष्य है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, जो हमारे देश की 140 करोड़ आबादी के लिए हमारे पास चिकित्सक नहीं थे, 1 लाख आबादी पर एक चिकित्सक नहीं था। तो आज मोदी जी ने कहा कि पहले जब हम देश के अंदर चिकित्सक तैयार करेंगे तभी तो हम लोगों का इलाज दे पाएंगे गांव के गरीब व्यक्ति को। तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लगभग अधिकांश जिलों में बन गया, जहां नहीं बन पाया वहां हर एक अंचल में एम्स बन रहा है। अभी तक दिल्ली के एम्स पर कितना दबाव रहता था, आज लखनऊ में, गोरखपुर में एम्स बन गया, रायबरेली में एम्स बन गया, चंडीगढ़ में, ऋषिकेश में, जगह जगह एम्स बन करके स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम, आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब को भी अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा देने का काम। जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी में वैश्विक शक्तियां घुटने टेक गई, लेकिन मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को 2 वर्ष तक निःशुल्क राशन देने की जो काम किया, जो आज भी चल रहा है, निःशुल्क राशन। और इतना राशन कि पूरा परिवार महीने भर खा नहीं सकता, इतना राशन पूरे लगातार इन 2 वर्षों से देने का काम किया। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और समाज के गरीब लोगों, प्रधानमंत्री आवास योजना, कोई गरीब सोचता था कि इस झोपड़ी जगह मेरा पक्का मकान होगा, जिस मकान में गैस का कनेक्शन होगा, बिजली का कनेक्शन होगा, जिस मकान में शौचालय होगा, जिस मकान में सुंदर हैंडपंप होगा। आज सुसज्जित मकान गरीब को मिल रहा है। ये कोई छोटी सी योजना है, कितनी बड़ी योजनाएं हैं। इन योजनाओं के माध्यम से देश में स्वावलंबी बनाने का, स्किल डेवलपमेंट की इतनी बड़ा आंदोलन चला करके जो लड़के हाई स्कूल इंटर करके निकल रहे हैं, उनका जिस क्षेत्र में उनकी रुचि हो उसमें स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दे करके, उनको लोन दे करके उनको स्वावलंबी बनाने का काम किया जाए। सामरिक दृष्टि से मैंने आपको बताया, सेना को हर दृष्टि से समृद्ध बना करके तैयार करने का काम, ताकि हम दुनिया की हर चुनौती का मुकाबला कर सकें। आप देखें, वैश्विक दृष्टि आज हमारी सेना दुनिया में एक मजबूत सामरिक शक्ति के रूप में उभरी है। आर्थिक दृष्टि से भी देश ने हर क्षेत्र में आगे बढ़ करके काम किया है। जिस जीएसटी का तमाम विरोधी दल
विरोध करते थे, आज जीएसटी का भी कलेक्शन किस तेजी के साथ बढ़ा है। बहुत ही ब्रीफली आपने बताया, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। जितने भी मैंने सवाल किया, आपने जो भी मैंने पूछा आपसे, आपने बहुत ही ब्रीफली बताया। 8 वर्षों का कार्यकाल, बहुत बड़ा हमारा ये देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, सबको खुश करना नामुमकिन जैसा ही है। लेकिन उन लोगों के लिए एक लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी खुश नहीं है इस मोदी सरकार के कार्यकाल से? देखिए, जो खुश नहीं है उनका तो कोई इलाज नहीं है। कोई समस्याग्रस्त हो, समस्या का समाधान किया जा सकता, लेकिन जो मन बना के बैठे हैं हर अच्छे काम की जिन्हें आलोचना करनी है, जो केवल मोदी के नाम के ही आलोचक हैं, जिनको किसी भी प्रकार से हर अच्छे काम की जो भी अच्छी कोई योजना आती उसकी आलोचना करते, देश को जब समृद्धि की बात होती, देश को सामरिक दृष्टि से मजबूत करने की बात होती, तब उसकी आलोचना करेंगे। जब देश को किसी भी तरीके से हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, तो उनको तो हर चीज में जब आलोचना करनी, ऐसे लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन देश के प्रति जो लोग चिंतित हैं, जो देश के प्रति आस्था रखते हैं, जिनका विश्वास है कि हमारा देश समृद्ध हो, देश आगे बढ़े, देश की गरीबी मिटे, देश की बेरोजगारी मिटे, देश के गरीब के व्यक्ति के भी चेहरे पर मुस्कान आए, समाज में समृद्धि आए, कोई व्यक्ति भूखा न सोए, ऐसे लोगों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और ऐसे लोगों की चिंता का समाधान भी सरकार करने के लिए तत्पर है कि हम समाज के हर व्यक्ति को कम से कम उसकी जो न्यूनतम आवश्यकता है वो पूरी हो। ये सरकार की प्राथमिकता है और उसको आप देखें कि हर क्षेत्र में आपको वो पूरी होती भी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए।